हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी का आज हम इसमें करेंगे मानव विकास, जो कि चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो क्लास 12 का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन करें तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और इसको सेल्फ हैंड नोट्स बनाइएगा 2-3 बार वीडियो देखने के बाद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके टेस्ट चेक करिए। और जल्द ही हम आपके लिए विजन का टेस्ट वगैरह सब कुछ लाएंगे और करा भी गए हैं और लाएंगे भी नए नए टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 2, मानव विकास। ठीक है। तो वृद्धि और विकास सब आपके लिए नए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं वह बहुत सी अब जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं बढ़ती है और विकसित होती है। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक हास्य इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होगा जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो कह सकते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा है। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो यहाँ पर क्रियाकलाप है विकासहीन और वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि पर एक लघु निबंध लिखिए आप। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। इसका अर्थ है कि यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं, जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन नए विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और आमर सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होते, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी जरूरी है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण चित्रित की जा सकती है, जिनमें सा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ ये क्यों नहीं है।
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोग विकास पर होने वाले किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। सार्थक जीवन क्या है? जन्मदिन मुबारक हो सना। धन्यवाद प्रिया। मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। एक अच्छा तब तो एक सार्थक जीवन जीना चाहती हूँ। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। इसमें से कौन सा जीवन सार्थक है? अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? मृत अथवा कारावास में? मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूँढ पाऊँगा। ठीक है, तो इसमें बताइए आपके अनुसार कौन सा सार्थक जीवन? ऑफकोर्स दूसरा है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना, पाना तथा एक श्रेष्ठ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अतः संसाधन तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचक के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता और उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की क्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा का उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधन के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो चुका है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। और यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होगा कि विद्यालय से वितरित अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुँच न होना किसी प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के लिए महत्व जोर देता है, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों, विकल्पों, उपलब्धताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अतः अंततः जन समुदाय के ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ावा देने के प्रयास अथवा बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई जन स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। मानव विकास के उपागम क्या है? तो मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण का उपागम है आम उपागम, दूसरा है ख है कल्याण उपागम, ग है न्यूनतम आवश्यक उपागम और घ है क्षमता उपागम। मानव विकास का मापन।
मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादित धन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादातर अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में विशेष में ज्ञान तक पहुँच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधन तक पहुँच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का निम्न स्तर माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता, स्वस्थ जल तक पहुँच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इनमें गिने जाते हैं। प्राय मानव विकास गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करती है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की न्यूनतम विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इसके पहले हम इसको पढ़ लें। ये है मानव विकास के उपागम। जैसे आय उपागम, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम क्या है? यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यक उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों को प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। क्षमता उपागम क्या है? इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। 1990 से ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रेरित मानव विकास सूचकांक मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति, प्रौद्योगिक विकास से होने वाले संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान से रखकर अपनाया है। इसका साधारणतः अर्थ है प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास की अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
मानव विकास संवर्ग, मानदंड और देश। तो मानव विकास का स्तर क्या है? अति उच्च कहाँ पर? 0.800 से ऊपर ये है। लगभग इसमें देशों की संख्या 66 है। उच्च में 0.700 और इसके बीच 53 है। मध्यम में 33 है। निम्न में 33 है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश जितना स्कोर 0.8 से ऊपर है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं, जिसका आप तालिका में देख सकते हैं। सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश हैं, नॉर्वे और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो उच्च मानव सूचकांक समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना मानव की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोग और सुशासन में उच्चतर प्रवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। और ठीक है, मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों का वर्ग विशालतम है और मध्यम मानव विकास वर्ग में 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुख नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों में अपने अभिनव मानव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 33 है। इनमें अधिकांश देश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों के मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार 126वें स्थान पर था। तो अभी रैंक क्या है आप देख सकते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचि के परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदारता का देश में मानव विकास इसलिए कम है क्योंकि उसके लोग ख धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा ग समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण हैं। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर आधारित व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में परिणत हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है इसको देने का प्रयत्न करिएगा। वीडियो कैसा लगा ये बताइए जरूर। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।